चलिए आज के क्लास में हम लोग लाइट को देखने वाले हैं और ये लाइट का दूसरा क्लास है। ठीक है, एक क्लास हम लोग इसके पिछले वाली वीडियो में देख चुके हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे, यहाँ से इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हम लोग सबसे पहले लाइट को समझे थे कि लाइट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो लाइट क्या है, एनर्जी का रूप है। उसको दो भागों में डिवाइड किए थे, एक तरफ पार्टिकल थ्योरी और एक तरफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो इस आधार पे हमने इसका कुछ कंक्लूजन देखा था। अब इसी पे इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं। जैसे लाइट के संबंध में हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट नोट करवाया था, लाइट की जो स्पीड होती है ये वैक्यूम में सबसे अधिक होती है। वैक्यूम कहने का से निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात कहने का से आपके अंतरिक्ष बोल सकते हो, शून्य अवकाश बोल सकते हो, जहाँ पे बिल्कुल भी वायु नहीं पाई जाती। इसमें इसकी स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये क्या होती है, इसकी स्पीड होती है। ठीक है, पहला ही इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे। दूसरा चीज़ ये लिखोगे कि लाइट हमेशा किसमें, आपके स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, किस पे चलता है, आपके स्ट्रेट लाइन में चलता है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, सीधी सरल रेखा में गमन करती है। सीधी सरल रेखा में गमन करती है। सीधी सरल रेखा में यहाँ पे गमन करती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये लिखोगे कि लाइट को चलने के लिए, यानी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करने के लिए, क्या करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें लिखोगे कि आपका मीडियम के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है ट्रेवल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो स्पीड होती है ये क्या होती है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, इसके ऊपर क्या रहती है, आपकी डिपेंड रहती है, निर्भर करती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए हम लोग सरल से सघन से विरल की ओर जा रहे हैं, यानी कि डेंस से रेयर की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे डेंस टू रेयर जा रहे हैं, डेंस टू रेयर जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड क्या होगी, लाइट की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, रेयरर टू डेंस जाओगे, यानी कि विरल से सघन की ओर जाओगे। ठीक है, विरल से सघन की ओर जाओगे तो स्पीड में क्या आएगी, कमी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, इतने पॉइंट यहाँ पे आप लोग लाइट के बारे में लिखोगे। इतना क्लियर। अब इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो घटना होती है अपवर्तन की होती है, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग सुने होंगे नाम, इसका नाम क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, TIR बोलेंगे, TIR बोलेंगे। चौथी घटना इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। वर्ण विक्षेपण के बाद हम लोग पांचवी घटना इसमें पढ़ेंगे विवर्तन, विवर्तन। और छठवीं घटना इसमें स्कैटरिंग, यानी कि इसको बोलते हैं प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। सातवीं घटना इसमें पढ़ेंगे हम लोग व्यतिकरण, व्यतिकरण पढ़ेंगे। और यहाँ से यहाँ पे हो गया विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। और ये घटनाएं यहाँ पे पढ़ेंगे। एक और घटनाएं पढ़ेंगे पोलराइजेशन, यानी कि इसको बोलते हैं ध्रुवण। ठीक है, इन घटनाओं के ऊपर बात करेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिवर्तन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कैसे होता है, किस में होता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। अगर मोटे तौर पे बात करें, ठीक है, मोटे तौर पे यहाँ पे हम लोग बात करें कि परावर्तन की जो घटनाएं होती हैं ये हमें दर्पण में देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलेगा, दर्पण में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर परावर्तन देखना चाहें तो ये जो घटनाएं होती हैं ये हमें कहाँ पे मिल जाएगा, तो ये घटनाएं हमें दर्पण पे देखने को मिलेगा। दर्पण कहने का से मिरर पे देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, मिरर में कौन सी घटना होती है, प्रकाश की कौन सी घटना, परावर्तन। उसके बाद जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो इसमें हमें पढ़ना होगा लेंस। क्या पढ़ना होगा, लेंस पढ़ना होगा। ठीक है, तो लेंस की घटना किसमें होगी, आपकी अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ेंगे।
प्रकाशिक तंतु, हिंदी में नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ने वाले हैं। वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म को देखने वाले हैं। वर्ण विक्षेपण की घटना किसमें होती है, प्रिज्म में होती है। किसमें होती है, आपके प्रिज्म में होती है। विवर्तन की घटना, ठीक है, उसके प्रकीर्णन की घटना, उसके बाद व्यतिकरण की घटना, और उसके बाद पोलराइजेशन। इसमें हम लोग पोलराइज ग्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, पोलराइज्ड ग्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने बोर्ड पे क्या क्या यहाँ पे नोट्स डाउन किए हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे थे। लाइट क्या है, एनर्जी का एक रूप है। इसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड को पूछता है। अब यहीं से एक पॉइंट लिखोगे कि इस लाइट को पृथ्वी पे आने के लिए कितना समय लगता है, ठीक है। अगर समय की बात करें, क्योंकि ये आपके सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में जो लगा समय है ये लगभग होता है 500 सेकेंड होता है, ठीक है। कितना होता है आपका, 500 सेकेंड होता है। और इसको अगर लगभग माने तो ये कितना हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। ये वैल्यू भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक। इतने पॉइंट यहाँ पे देखना है। स्ट्रेट लाइन में चलता है, ट्रेवल करने में किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। स्पीड के ऊपर डिपेंड, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है इसकी स्पीड। अगर डेंस टू रेयर जा रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, रेयर टू डेंस जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कौन कौन सी घटनाओं को पढ़ने वाले हैं, तो परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, प्रकीर्णन पढ़ेंगे, व्यतिकरण और ध्रुवण। इन सब घटनाओं को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहली जो घटना है, इसमें कौन सी घटना है आपका, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। परावर्तन की घटना किसे कहेंगे उसे हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सोर्स लेते हैं जहाँ से लाइट निकलेगा, और सोर्स के रूप में हमारा प्यारा सा सोर्स है सन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सूर्य हो जाएगा, सन हो जाएगा। ये सूर्य हो गया, सन हो गया, यहाँ से ये सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य से क्या निकलती है, सूर्य की किरण निकलती है, ठीक है। लाइट का रे निकलता है। अब यहाँ पे जब लाइट का रे निकलेगा तो इसमें हमें एक सरफेस लेना पड़ेगा, सतह लेना पड़ेगा। लेकिन याद रखना है, परावर्तन की घटना जो होती है ये किस में होती है, आपके परावर्तक सतह पे होता है। इसमें होता है परावर्तक सतह। अब ये परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हो, रिफ्लेक्टेड सरफेस लिख सकते हो, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा, ठीक है। परावर्तक सतह क्या होता है, तो ऐसी सतह जिसका एक और क्या होता है, परावर्तक होता है, दूसरी ओर पॉलिश रहता है, ठीक है। एक सतह को हम लोग क्या करते हैं, परावर्तक, परावर्तक कहने का अर्थ है लाइट इस पर पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और दूसरे सतह को हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। और यहीं से नोट डाउन करके लिखोगे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे अच्छा परावर्तक जो तत्व है वो कौन सा है, ठीक है। परावर्तक जो तत्व है वो कौन सा हो जाएगा, ये परावर्तक सतह है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है चांदी। हम लोग पॉलिश किससे करते हैं, आपके चांदी से करते हैं और मरकरी से करते हैं। आप लोग दर्पण देखे होंगे तो पीछे साइड में क्या रहता है, पॉलिश रहता है, कांच का गुटका रहता है, उसके पीछे साइड में पॉलिश किया जाता है। और वो पॉलिश किससे किया जाता है, या तो पारा से किया जाता है या तो चांदी से किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे अच्छा परावर्तक बोलेगा, क्या बोलेगा, सबसे अच्छा परावर्तक बोलेगा, तब इसमें पहला नाम किसका आएगा, आपका चांदी का आएगा। चांदी को आगे भी हम लोग देखेंगे। चांदी क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। इतना बात हो गया। अब बात ये बताओ कि परावर्तन हम लोग किसे कहेंगे। आपने कहा कि इसके लिए क्या चाहिए, परावर्तक सतह हमने बना दिया, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसे बोलेंगे, जिसमें एक और क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और एक लोग लाइट पड़े तो ये क्या हो जाए, लाइट वहां से टकरा के वापस चले जाए, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का परावर्तक सतह हो जाएगा। एक मिनट। अब यहाँ से ये होगा कि ये जो लाइट इसमें अब पड़ती है परावर्तक सतह में, तो परावर्तन की घटना किसे बोलेंगे। यहाँ सूर्य से स्रोत से आपका लाइट आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो इसको आने वाली जो किरण है, ठीक है, ये जो रे है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे कहने का से क्या हो जाएगा, आपतित किरण बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, आने वाली जो किरण है इसको आपतित किरण कहेंगे। और जब इसमें टकराएगी सतह से तो ये जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, और जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित सतह, परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, परावर्तित किरण कहेंगे, यानी कि रिफ्लेक्टेड की रे बोलेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपके सतह के साथ में हम लोग एकदम सीधा आपका क्या खींच देंगे, तो यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, इसे बोलेंगे अभिलंब, यानी कि नॉर्मल कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब, यानी कि ये क्या हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ठीक। तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण हो जाएगा। इतने ही इसमें पॉइंट होते हैं।
अब ये जो परावर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। इसमें नियम नंबर 1 क्या कहता है कि ये जो आपके सूर्य से प्रकाश आ रही है, जब परावर्तक सतह से टकराएगी तो वापस चली जाएगी। ऐसा इसमें परावर्तन की घटना में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जब ये आपतित किरण आएगी तो यहाँ पे जो सतह के साथ हम लोग एकदम सीधी रेखा खींचे हैं, इसको बोलते हैं सीधा साधा लड़का, यानी कि हमारा अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। इस सीधे साधे लड़के का नाम क्या है? अभिलंब है। और जब ये प्रकाश किरण इसमें आपतित होगी तो इसके साथ में एक एंगल बनाएगी, रिलेशन बनाएगी। क्या बनाएगी? एंगल या रिलेशन बनाएगी। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? इंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? इंसिडेंट बोलेंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट करेंगे। तो ये क्या कहता है? पहला नियम कि जब आपतित किरण अभिलंब के साथ में एक रिलेशन बनाएगी तो जाते समय भी वही रिलेशन मेंटेन रखना पड़ेगा, यानी जितना एंगल इधर बनेगा उतना एंगल इधर भी बनाना पड़ेगा। और इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? जो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण कहेंगे। तो पहला नियम ये कहता है कि दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल क्या लिख दोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। ये पहला ही रूल कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? ठीक है, तो दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि ये तो ठीक है, आने वाली जो किरण है इसको आपने क्या कहा? आपतित किरण। जाने वाली जो किरण है उसको क्या कहा? परावर्तित किरण। और इसके सीधे परपेंडिकुलर 90 अंश पे जो सतह के साथ में बना रहा है इसको क्या कहा आपने? अभिलंब कहा। यहाँ तक तो बात समझ में आई। लेकिन ये तीनों क्या होने चाहिए? एक ही पॉइंट पे होने चाहिए, सरफेस में एक ही पॉइंट पे बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपतित किरण यहाँ आ रही है, परावर्तित किरण यहाँ से जा रही है और अभिलंब आप लोग यहाँ पे खींच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और क्या लिखोगे? तथा अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। एक ही तल में होते हैं तब क्या होती है? परावर्तन की घटना होती है। एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये दो रूल को फॉलो करने चाहिए, तब क्या होगा? परावर्तन की घटना होगी। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? आपके सोर्स से लाइट की किरण को सरफेस पे यहाँ पे क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। और रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये वापस चली जाएगी, लेकिन अभिलंब के साथ में बराबर रिलेशन मेंटेन करके रखेगी। यानी कि आते समय जो रिलेशन था वो जाते समय भी क्या रहना चाहिए? बरकरार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से लड़ झगड़ के आप लोग चले जाओ, ठीक है। आते समय जो भी रिलेशन था वो जाते समय भी होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ परावर्तन को, यानी कि रिफ्लेक्शन को देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कितने प्रकार से हो सकते हैं। अब इसको अगर देखेंगे रिफ्लेक्शन के प्रकार को, तो ये होते हैं भैया दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के रिफ्लेक्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन दो प्रकार में क्या क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, इन दो प्रकार में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो इन दो प्रकार में हमें एक तो नियमित मिलेगा और एक क्या मिलेगा? अनियमित मिलेगा, ठीक है। नियमित कहने का से रेगुलर और अनियमित कहने का से इरेगुलर। अब ये कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो ये ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अब जो ये जो परावर्तक सतह हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? आपका परावर्तक सतह है। ये भाई साहब भी दो प्रकार का होता है। परावर्तक सतह जो होता है ये भाई साहब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। ये कैसे? तो एक तो होता है ये चिकना, ठीक है, चिकना यानी कि स्मूथ होगा, सॉरी। और दूसरा होता है खुरदुरा, यानी कि रफ होता है। क्या हो जाएगा? स्मूथ और खुरदुरा, ठीक है। अब यहीं से आपका खेल शुरू होगा। अगर हम लोगों को सरफेस क्या मिलता है? स्मूथ मिलता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर मान लो आपतित किरण नंबर 1 है, आपतित किरण नंबर 2 है और आपतित किरण नंबर 3 है। अगर आने के समय एक दूसरे के समांतर हैं तो जाने के समय भी क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। ये आपका पहला नियम, मतलब पहला प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे इसको? नियमित परावर्तन, यानी कि आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें सरफेस क्या मिलता है? खुरदुरा,
क्या मिलेगा? खुरदुरा। ठीक है, सरफेस खुरदुरा होगा तो इसमें क्या होगा कि आने वाली किरण ए है, आने वाली किरण बी है और आने वाली किरण सी है। ये एक दूसरे के समांतर आई हैं, आपके परपेंडिकुलर आई हैं, लेकिन जाते समय ये इधर जा रही है। ठीक है, ये इधर चली गई और ये इधर चली गई और ये इधर भाग रही है। इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। यानी कि इसे अगर शुद्ध देहाती भाषा में बोलेंगे तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? छिथिर बिथिर होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छिथिर बिथिर होना। ये क्या हो जाएगा? अनियमित परावर्तन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं भाई साहब? तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, परावर्तन की घटनाओं को देख रहे हैं। परावर्तन की घटना को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप लोग बोल सकते हो, जब किसी सोर्स से यानी कि सूर्य का प्रकाश किसी परावर्तक सतह पे, या सीधा सीधा आप लोग बोलना प्रकाश परावर्तक सतह पे टकराती है, तो टकराने के पश्चात जिस माध्यम में आई रहती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में दो रूल हैं, दो नियमों का, दो शर्तों का पालन होना चाहिए कि आपतित किरण के मध्य जो एंगल बनेगा, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो एंगल बनेगा, वो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो एंगल बनेगा दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही पॉइंट पे होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमने परावर्तन के प्रकारों को भी देख लिया, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किस में होता है? तो स्मूथ में होता है। ठीक है, अनियमित परावर्तन किस में होगा? तो खुरदुरे में होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक, चलिए। अब इसमें और क्या पॉइंट हम लोगों को मिल सकता है? तो और क्या क्वेश्चन पूछेगा? यहाँ से हम लोग को तो पता चल गया कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर गौर करते हैं। जैसे ये हो गया हम लोग का परावर्तक सतह, इसमें हमने खींच दिया अभिलंब। क्या खींच दिया? अभिलंब खींच दिया। अब यहाँ से हम लोग इसमें एक आपतित किरण ले लेते हैं। ये आने वाली किरण है, आपतित किरण हो जाएगी। और अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो एंगल बनेगा इसे एंगल आई बोलेंगे। ठीक है, और आपतन होने के बाद इसमें क्या होगा? परावर्तन होगा, तो इसके मध्य जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ आर बोलेंगे। अब मैं बोलता हूँ कि आपतन कोण का मान 30 अंश है। ठीक है, एंगल ऑफ आई का मान 30 अंश है, तो बताओ एंगल ऑफ आर का मान कितना होगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे 30 अंश होगा। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल अभिलंब कोण है, ये सतह के साथ में कितना एंगल बनाता है? तो 90 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये तो ठीक बात है, अभिलंब के साथ में इसने 30 एंगल बनाया। अब बताओ कि ये सरफेस है, सतह है, इस सतह के साथ में आपका जो आपतित किरण है इसने कितना रिलेशन बनाया, कितना एंगल बनाया? तो आप लोग फटाक से यहाँ पे दिमाग लगाओगे और बोलोगे कि ये जो सतह है, आपतन कोण मतलब आपतित किरण सतह के साथ में कितना एंगल बना रहा है? तो सीधा सीधा आप लोग क्या करोगे? 90 माइनस एंगल ऑफ आई कर दोगे, और 90 माइनस एंगल ऑफ आई मतलब 90 माइनस 30, यानी कि निकल के कितना आएगा आपका? 60 डिग्री निकल के आएगा। यानी कि ये 30 है तो ये कितना होगा आपका? 60 होगा। यहाँ पे भी ये 30 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब ये जो 60 डिग्री निकला है, ये जो निकला है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये सतह के साथ में टच करके बना है, इसीलिए इसको एंगल ऑफ ग्लेंस बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ ग्लेंस बोलेंगे। यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में इसे बोलते हैं छूता हुआ कोण। छूता हुआ कोण कहेंगे। तो यहाँ से अगर एंगल ऑफ हमें ग्लेंस निकालना है, स्मॉल जी निकालना है, इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसके लिए हमारा प्यारा सा फार्मूला बन जाएगा 90 माइनस एंगल ऑफ आई, या तो आर दिया रहेगा तो 90 माइनस एंगल ऑफ आर। ये हम लोग का प्यारा सा फार्मूला बन जाएगा। इसमें और क्या चीज़ आपसे पूछ सकता है? थोड़ा सा गौर करना, ये जो लाइट आ रही है कहीं से भी आए, ठीक है, सूर्य से आए चाहे टॉर्च से आए, कहीं से भी आए, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर सोचो कि ये जो परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह ना होता, इसके हमने एक और पॉलिश जो कर लिया है वो नहीं किए रहते, तो ये क्या करती? इस माध्यम में प्रवेश करती और सीधे निकलने का प्रयास करती, इस प्रकार से। यानी कि आप लोग ये सोचो कि आप लोग जब कोचिंग करने आते हो या घर से बाहर निकालने आते हो, तो आप लोग एक एम लेकर के चलते हो, उद्देश्य लेकर के चलते हो कि मुझे क्या बनना है भाई? डिप्टी कलेक्टर बनना है, पीएससी सीजीपीएससी की तैयारी करना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है। ये आप लोग अपने घर वालों से वादा करके निकले रहते हो। लेकिन बीच रास्ते में, बीच सफ़र में, ठीक है, एक हमसफ़र मिल जाती है, इस किरण को प्रकाश मिल जाता है या इसको भटकाने वाले मिल जाते हैं। तो ये किरण क्या करती है? अपने एम को भूल करके जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि घर से निकल के आई थी, वापस घर चली जाती है। यानी कि इसने अपने लक्ष्य में कितना भटकाव किया?
तो इतना भटकाव किया, ये जो दिख रहा है यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, और इस एंगल में ये विचलित हुई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विचलन कोण कहेंगे। ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, विचलन कोण, और इसे हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। अब इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, उसको थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेल्टा का मान निकाल रहे हैं, और जब डेल्टा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा का मान देखना, इतना क्या था, तो एंगल ऑफ जी था, एंगल ऑफ जी था। ये क्या है, आर है, और अगर मैं देखूं तो ये इतना पूरा क्या बन रहा है आपका, तो 180 बन रहा है। तो पहले तो लिख दो 180। अब माइनस क्या क्या करना पड़ेगा, तो माइनस हमें इसको निकालने के लिए इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ है, तो ये आर है, ये क्या चीज़ है, आई है, और ये क्या बनेगा, यहाँ पे भी एंगल ऑफ आई बनेगा एकांतर के नियम से, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, इन दोनों को माइनस करना है, मतलब इसको माइनस करना है, क्योंकि आई इक्वल क्या है, आर है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो 2r लिख सकते हो, या तो यही फार्मूला क्या बनेगा, 180 माइनस 2i बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे i के जगह में मैं क्या रख दूँ, i या r की जगह में मैं g का वैल्यू रखना चाहूँ, यहाँ पे क्या बनेगा उसको सोचना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एंगल ऑफ आई इक्वल क्या बनेगा, 90 माइनस जी बन जाएगा, 90 माइनस क्या बन जाएगा, जी। अब यहाँ पे मैं आई का वैल्यू लिख देता हूँ 180, और इधर 2 बाहर, यहाँ पे 90 माइनस क्या है, एंगल ऑफ जी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँगा, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन करना है, थोड़ा कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग देखना। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 180, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2g। तो 180 से 180 कैंसिल, यानी कि डेल्टा का वैल्यू क्या मिलेगा, 2g मिलेगा। तो एक फार्मूला तो ये हो गया, और दूसरा फार्मूला आप लोग इन दोनों को पकड़ सकते हो, क्या निकालने के लिए, विचलन कोण निकालने के लिए। ठीक है, परावर्तन के नियम में अगर विचलन कोण पूछा, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि आपतन कोण का मान कितना है, आपतन कोण का मान कितना है आपका, यहाँ पे आपका 30 अंश है, तो विचलन कोण का मान क्या होगा, तो क्या बताओगे, यहाँ पे आपको पता है आई का मान क्या है आपका, तो 30 अंश है, तो यहाँ पे आपके जी का मान कितना होगा, जी का मान 90 माइनस क्या कर दोगे, 30 कर दोगे, यानी कि 60 अंश होगा। और यहाँ पे डेल्टा का मान निकालना चाहूँगा तो 2g कर दोगे, यानी कि 2 इंटू 60 बराबर 120, यानी कि ये कितनी विचलित हुई, अपने लक्ष्य से 120 डिग्री विचलित हुई। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल आप लोगों को निकालना आना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन पूछे यहाँ पे बन जाना चाहिए। इतना क्लियर, आगे बढ़े क्या, ठीक है। जहाँ तक ये परावर्तन हो गया, परावर्तन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे। हमें केवल और केवल किसमें, इस आपके टॉपिक में परावर्तन में किसको फोकस करना है, दर्पण को करना है। दर्पण को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मिरर को हम लोग देखेंगे। उससे पहले इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है, इसको लिखवा दे रहा हूँ कि मिरर आपके क्या होते हैं। तो मिरर एक कांच का गुटका होता है, जिसमें हम लोग अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, यानी कि इमेज देख सकते हैं। अब ये जो मिरर होता है ये 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से होता है जल्दी से मुझे बताओ। तो पहला जो मिरर होता है इसको बोलते हो आप लोग समतल दर्पण, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे इसको, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा मिरर गोलीय दर्पण होता है, इसको क्या बोलोगे, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के दर्पण हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इस गोलीय दर्पण को फिर से 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक को क्या बोलते हो, तो अवतल, यानी कि कॉनकेव, क्या बोलोगे इसको, कॉनकेव। और इसके बाद एक को बोलते हो उत्तल, यानी कि ये क्या होता है, कॉन्वेक्स। इतना क्लियर। इसको हम लोग कल की क्लास में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, इसमें इमेज कैसे बनता है, कितने डिस्टेंस पे रहता है, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग नंबर काउंट करना भी सीखेंगे, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज भी हम लोग काउंट करेंगे, किसमें, आपके प्लेन मिरर में पूछता है क्वेश्चन। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आने वाले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को और भी घटनाओं को पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।